हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो हम जीएस पेपर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जो टॉपिक है ज्योग्राफी के इस सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन कह रहा है कि कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ने करंट रिलेवेंस से एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक कर कर क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ये स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है। मतलब यूपीएससी जनरली एक स्टेटमेंट देती है और कहती है डिस्कस वगैरह। ये क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है। मतलब कैन स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब ये आपसे पूछ रहे क्या ये स्ट्रेटेजी जो है रीजनल रिसोर्स बेस्ड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी एरिया में तो इससे क्या इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। आप इसको यस कह सकते हैं, आप इसको नो कह सकते हैं, या आप इसको बैलेंस आंसर दे सकते हैं। बैलेंस कैसे, मतलब आप कुछ इसके बेनिफिट्स बताओगे, ठीक है, और कुछ चैलेंजेस बताओगे। और अगर आपके पास स्पेस बची तो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप्स लिए हैं या लेना बाकी है, तो अगर कुछ स्कीम्स है तो वो बताओगे। ऐसे क्वेश्चन में लिखने के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ऐसे क्वेश्चन में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो काउंट की जाती है। जैसे आप इस आंसर को कैसे टैकल करते हो, आपका ओपिनियन क्या है। अगर कोई भी एक मैच्योर कैंडिडेट्स या फिर एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो काफ़ी स्किलफुल होगा तो वो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जनरली यस ही देगा। मतलब यस, जो अगर हम किसी रीजनल की अगर प्रोफेशनली अगर किसी रीजनल का वहाँ पर जो रिसोर्सेस है उससे अगर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें तो डेफिनेटली वी कैन प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट। तो एक ऑफिसर यही कहेगा। तो ना तो मतलब इसका आंसर नो तो बहुत होगा ही नहीं, मतलब यस में आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन हम एक बैलेंस आंसर दे सकते हैं कि हम बेनिफिट भी लिखेंगे और चैलेंजेस भी लिखेंगे अपनी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की जा रही है तो इंट्रोडक्शन में सबसे बेस्ट स्टार्टिंग का कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टर्म से ही होगी। तो इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में लिखा है कि द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो कहते हैं कि जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का वो कंट्रीज के जीडीपी में इंक्रीज करना है। कितना, 25% के आसपास 2020 तक। आपको पता है कि जो 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, उसमें सर्विसेज का 60 के आसपास शेयर्स है और जो मैन्युफैक्चरिंग उसके 15 to 17 के आसपास है और एग्रीकल्चर का इससे भी 20 या फिर 25 के आसपास है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसका शेयर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होती है, उसका शेयर सबसे कम है। इसकी वजह से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है अप टू द 25% होना चाहिए जीडीपी की बाय 2022। ये टारगेट है, ठीक है, पॉलिसी का। लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट इन सर्टन एरियाज इज वेरी फास्ट ड्यू टू सम लोकेशनल एडवांटेज। आपने देखा होगा कि कोई जो डिस्ट्रिक्ट या फिर एरिया होता है उनको लोकल एडवांटेज मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों का, वाटर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए या फिर रॉ मटेरियल हो जाए। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर उनको एडवांटेज नहीं मिलता और वो पीछे रह जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से ही जो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत क्रूशियल या फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ों को डायरेक्टली हिट कर दिया। तो बॉडी में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम बैलेंस आंसर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आप इससे सहमत हो क्या। तो हम कहेंगे कुछ बेनिफिट्स बताएंगे, कुछ हम इसके चैलेंजेस बताएंगे। तो सबसे पहले कि बेनिफिट्स, मतलब बॉडी का फर्स्ट पार्ट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूजिंग रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसमें हम आर्गुमेंट्स क्या देंगे, अपना जो क्वेश्चन है उसको आर्गुमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर हम सुटेबली ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा देंगे जो रॉ मटेरियल पे बेस्ड हो इन दैट एरिया। मतलब अगर किसी एरिया पर अगर हम किसी रॉ मटेरियल बेस्ड अगर रीजन इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या होगा, ग्रेटर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होगी और ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट होगी। आपको एग्जांपल से अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, आपको पता है कि ये जो एरिया है डेक्कन प्लेटू का, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास, यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है और जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन के लिए। तो वहां पर कौन सी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री करेंगे। हम नॉर्थ ईस्ट में जाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्कीम नहीं चलाएंगे, हम जो है वो यहीं पर लोकलाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्कीम चलाएंगे। वहां के पीपल्स को जो है वो और हैंडलूम्स और मशीनरी देंगे जो अपडेटेड होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लोकल रिसोर्सेस या फिर रॉ मटेरियल है उसी पे बेस पर हम इंडस्ट्रियल प्रमोशन कर रहे हैं।
तो इससे क्या होगा, वहां पे जो लोकली जो वहां की खासियत है उसी पर एम्प्लॉयमेंट बेस हम मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आप आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होगा वो क्या होगा, लेबर और स्किल इंटेंसिव होगा, और इससे वेरियस लेवल्स पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे और अपॉर्चुनिटीज होंगी, सिर्फ स्किल सेक्टर में ही नहीं। लेकिन अगर हम लोकल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को अगर प्रमोशन करते हैं तो स्किल तो होगी, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर वहां पर वो भी प्रमोट होगा और सेमी स्किल जो होगा वो भी प्रमोट होगा। तो किसी भी इंडस्ट्री में सिर्फ स्किल वर्कर काम नहीं करते, तो इनफॉर्मल और सेमी स्किल भी वर्कर काम करते हैं, तो इसकी वजह से सारे लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, और क्या फायदा हो सकता है रिसोर्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज। मतलब अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिस पर इंडस्ट्री बेस है, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ भी इंडस्ट्री डेवलप होगी, मतलब अदर इंडस्ट्री जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो भी डेवलप होगी पैरेलली। ठीक है, और इससे क्या होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट जो रीजन से पंजाब, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तो इन वेस्टर्न एरियाज में क्या हुआ है, वहां पर एग्रो फूड इंडस्ट्री काफी अच्छे से डेवलप हुई है। जैसे कि पंजाब और छत्तीसगढ़ या फिर जो अपना रीजन है हरियाणा का, वहां पर बहुत ज्यादा खेती, बहुत हाई लेवल की एग्रीकल्चर होती है। तो वहां पर जो है एग्री फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से वहां पर जो है वो मेगा फूड पार्क्स भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हुए। मतलब ये क्या है, किसी अगर लोकल रिसोर्स बेस्ड पर अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं तो वहां पर एंसिलरी इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। ठीक है, और क्या फायदा हो सकता है, वहां पर मोर डिमांड होगी लोकल गुड कंज्यूमर इंडस्ट्री की, और इससे क्या होगा, एक साइकिल क्रिएट होगा। मतलब लोकल प्रोडक्शन से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सपोर्ट होगा टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर पर, और लोकल बेस्ड पर ही कंज्यूमर होगा। तो एक साइकिल क्रिएट होगी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है, और इससे जो इनकम गैप है नेक्स्ट पॉइंट में कहेंगे हम, वो भी कम हो सकता है। जैसे रूरल और अर्बन एरिया में आपको पता है कि इनकम गैप है, और इसकी वजह से जो रूरल एरिया के पीपल्स होते हैं वो अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस द डिस्ट्रेस ऑफ द माइग्रेशन विच हैज बीन सीन इन द कोविड-19 टाइम्स। अभी हम फिलहाल के कोविड-19 टाइम्स में जो माइग्रेशन देख रहे हैं, डिस्ट्रेस, उसको कम किया जा सकता है। मतलब आपने करंट एग्जांपल के साथ लिंक कर दिया। कोविड का एग्जांपल्स आप आने वाले 1-2 मिनट्स में जरूर से जिक्र करना। इससे दिखता है कि आप कितने अपने आंसर को रिलेवेंट बनाते हो करंट बेस्ड सिचुएशन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हमने बेनिफिट्स देख लिए, तो इस क्वेश्चन में हम चैलेंजेस भी देखेंगे कि लोकल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स कर्स इशू है। रिसोर्स कर्स क्या होता है, मतलब किसी एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन एरिया में बहुत सारे स्टेट्स में आयरन रिसोर्सेस है, कोल रिसोर्सेस है, इसके बावजूद ये स्टेट डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत हाई होता है, माफियाज वगैरह गैंग्स बनाए रहते हैं, या फिर यहाँ पर क्राइम्स रेट भी हाई होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप नहीं होता। मेनली रोड्स नहीं होते, पावर नहीं होता, और इसी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाती उस एरिया में। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी एरिया में लोकल बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरा इशू है कि आपको पता है इंडिया में स्किल गैप बहुत है, इसकी वजह से ही हमने जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, और हमारा बहुत बड़ा स्किल गैप है। इसकी वजह से ही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया मिशन चला रहा है। अगर स्किल गैप है तो आप बताओ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए तो काफी स्किल वर्कर चाहिए ना। दूसरा इशू है कि आपको पता है अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हमारे रिसोर्स बेस को अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसको कहा जाता है लाइन शेयर ऑफ प्ले करेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है एमएसएमई के खुद के प्रॉब्लम्स है, जैसे उनके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास फंड्स या फिर क्रेडिट नहीं है, ग्रोथ भी नहीं उनके अच्छे से हो पाती, मतलब वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाते, छोटे ही रह जाते, और उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बहुत बैकवर्ड्स है, या फिर जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आर्ट लेवल की वो उनके पास है नहीं। तो एमएसएमई के खुद के प्रॉब्लम्स है। तो एमएसएमई के अगर प्रॉब्लम्स है तो हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा कैसे देंगे अगर माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री ही हमारे अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो वो, और उनका प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट जो है इंडिया में वो बहुत एक्सपेंसिव है और हाई रिस्क भी है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है यूरोपियन, और वो कहते रहते कि इंडिया में जो है वो आईपीआर राइट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। यूएसए हर बार इसका
हवाला देकर इंडिया को क्रिटिसाइज करता है कि आपके इंडिया में आईपीआर राइट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है अगर हमको लोकल बेस्ड इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। तो हमने इंपॉर्टेंस समझ लिया कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड इन मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स ले चुके हैं। जैसे कि यूपी की जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक प्रोडक्ट को हम बढ़ावा देंगे जो वहाँ के जो रिसोर्सेस है उस पर बेस होगा। वहाँ पर जो फेमस रिसोर्सेस है उसी से हम उस प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। मतलब इससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमी और लोकल जॉब्स क्रिएट होंगे। अनदर स्कीम है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ावा दी जाएगा। वैसे ही नाफेड के थ्रू हम जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइबल प्रोडक्ट को भी सेलिंग करेंगे, वहाँ के क्राफ्ट्स को भी सेलिंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे, लोकल जो ट्राइब्स है उनके जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। ठीक है, आपको पता है जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं जीआई टैग, वो क्या करते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं। अगर किसी लोकल प्रोडक्ट को अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। जैसे खड़कनाथ का जो चिकन है वो एमपी का जीआई टैग मिल चुका है। वैसे ही नागपुरी संतरा है महाराष्ट्र का, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। वैसे ही वेस्ट बंगाल की जो रसगुल्ला है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। मतलब क्या है, वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट है वो काफ़ी खास है और इसकी वजह से उनको प्रमोट किया जाए। तो ये बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट ने ले चुके हैं ऑलरेडी। कंक्लूजन में हम कहेंगे कि अगर हमारे देश को ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम सिक्योर, बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करें डिसेंट्रलाइज मैनर में। डिसेंट्रलाइज मैनर में मतलब डिसेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, मतलब हर रीजन में हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर कुछ खासियत है तो उसको प्रमोट करेंगे, मतलब डिसेंट्रलाइज मैनर में लोअर स्ट्रेटा में हम मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करेंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।